हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जीएससी एलटी ग्रेड लेक्चरर की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं मैं आपके जनरल स्टडीज़ का अध्ययन करा रहा हूं। तो जनरल स्टडीज़ में हम 3 दिन प्रैक्टिस करते हैं, 3 दिन टॉपिक वाइज मैटर करते हैं। तो प्रैक्टिस में हम जो करते हैं वो जो है बिल्कुल मिक्स्ड क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हम 45वां प्रैक्टिस सेट यानी 45th प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। अभी तक हम 44 करा चुके हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ मेहनत कर रहे होंगे तो निश्चित तौर पर आपकी भी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई होगी। तो इस आप जानते हैं कि ये वीडियो नियमित तौर पर आपको शाम को 7 बजे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर प्राप्त होता है, जिसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अभी तक एग्जाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं के क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। और इसको मैंने जेएससी एलटी ग्रेड 2018 के पैटर्न तैयार किया है। इसमें सारे सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, मैथ्स को छोड़ करके। आप जानते हैं कि जीएस के पोर्शन को जेएससी एलटी ग्रेड हो या लेक्चरर तैयार करने का सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका यही है, क्योंकि सिलेबस बहुत डीप है। आप अगर एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो सब बेकार हो जाएगा, ना तो आप घर के रहेंगे ना तो घाट के। इसलिए इस तरीके से आप तैयारी करिए। आप जानते हैं कि जो मैं पढ़ाता हूं, जो ऑप्शंस होते हैं उनको भी डिस्क्राइब करने का प्रयास करता हूं, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन के माध्यम से मिलती है। तो अगर आप उनको नहीं लिखेंगे तो सब भूल जाएगा, और लिखेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है, एक नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। एक छोटी सी फीस मैंने रखा है, इस फीस को पे करके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर 3 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन टॉपिक वाइज के बाद उसी ग्रुप में संडे को टेस्ट होता है, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है। और आप जानते हैं सफलता के लिए सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो है कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन है भैया, जनवरी 2025 में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया? तो भैया देखो ये क्या हो रहा है, समलैंगिक विवाह को वैधता मिल गई। ताइवान है, नेपाल है, थाईलैंड है, भूटान है। ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, देखना यहाँ पर। तो ये भैया आपका सही विकल्प है सी, यानी थाईलैंड। थाईलैंड में भैया समलैंगिक विवाह वैधता मिल गई है जनवरी 2025 में, और ये पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। इससे थाईलैंड एशिया के तीसरे देश भी बना जहां समलैंगिक विवाह वैध है, ताइवान और नेपाल के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। यहाँ पर है, मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाले 20 परीक्षक वैद्य को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? बात हो रही है 20 परीक्षक वैद्य को, जो राजा के साथ हमेशा रहते थे और कुछ भी खाने से पहले उसका परीक्षण करते थे। कहीं तो ऐसा नहीं कोनो जहर और दे के राजा का मार डाला चाहत हो भला। तो ये चित्रकूट की भाषा। ये देखो भैया, यहाँ पर पहला विकल्प है जंगलविद, दूसरा है आवर्षिक, तीसरा है दवारिक, और चौथा है विविताध्यक्ष। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है आपको बताना है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर जंगलविद। ये देखो, ये आपका सही विकल्प आयोग ने माना है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको आत्मवार्षिक भी मिल सकता है सही ऑप्शन के रूप में, लेकिन ये ऑप्शन अब आयोग ने माना है तो इसी को हम मानेंगे। मौर्य काल के राजा के निकट रहने वाला 20 परीक्षक, जिसे जो है जंगलविद कहा जाता था। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर है भैया, कल्लड़ की राजतरंगड़ी को किसने आगे बढ़ाया? आप देखो यहाँ पर बिल्हड़ एवं मेरुतुंग, बिल्हड़ एवं मम्मट, जोनराज एवं मेरुतुंग, जोनराज एवं श्रीवर। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर आपका डी, जोनराज एवं श्रीवर। क्या है? जोनराज एवं श्रीवर। राजतरंगड़ी कल्हड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई। ठीक है, और कश्मीर पर आधारित इस ग्रंथ की रचना में कल्हड़ के 11 अन्य ग्रंथों का संकलन है। ठीक है, कल्हड़ की राजतरंगड़ी में कुल 8 तरंग है, और राजतरंगड़ी को जोनराज और श्रीवर ने आगे बढ़ाया था। और जो है कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम पर एक कथन है भैया कि मैंने अपना राज अपनी प्रेमिका के हाथ एक कप शराब तथा एक थाली शोरबा के लिए भेज दिया। वाह, क्या राजा थे। यह कथन किसने कहा था? तो इसमें देखो यहाँ पर जहांगीर, बाबर, हुमायूं और अकबर। तो ये भैया आपका सही विकल्प है यहाँ पर ए। किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था। बड़ा विलासित। ठीक है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में लिखा है। क्या शहंशाह थे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो भैया, निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्य
काल में नहीं कराया गया। बात हो रही कौन सा ऐसा किला है जिसको अकबर ने जो है अकबर के राजकाल में नहीं हुआ था। तो दिल्ली का लाल किला, आगरा का, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, तो ये सब आप जानते ही हैं। इसमें जो सही विकल्प है वो है दिल्ली का लाल किला, क्योंकि ये दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? आप शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो ये जो है शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 ईस्वी में दिल्ली शाहजहानाबाद में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कभी ये भी क्वेश्चन बन जाएगा भैया कि लाल किला उसका नाम क्यों हुआ, तो लाल बलुआ पत्थर से उसको निर्माण कराया था। ठीक है, लाल किले का निर्माण हमीद और अहमद नामक शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? क्या साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? आपको बताना है। अजीमुल्ला, बिरजिस कादिर, बख्त खान और हसन खान। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया आपका सी, क्या? बख्त खान। ठीक है, इन्हीं को जो है साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया गया। आप जानते हैं ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियोज को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लें, हाइप तो जरूर कर दिया करें। ठीक है, और अगर अभी तक आप पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन करे हो तो कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को लेकर के कोई भी चूक आप नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है आप रेगुलर तौर पर उस ग्रुप से जुड़ें और पीडीएफ से रिवीजन करें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो थोड़ा सा देखिए भैया, 1857 के दौरान बख्त खान को उसके सैन्य नेतृत्व के कारण बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये है भैया, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्वबोधनी सभा। तो ये है भैया सही विकल्प, आपको बताना। सही विकल्प है बी, आत्मीय सभा। ठीक है, तो नव जागरण के अग्रदूत, इनको भैया कई उपाधियां या कई नाम से जाना जाता है। इनको नव जागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलकों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत के पिता तथा नव भारत के तारा, इतने नामों से आना कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को कि जो अलग अलग फैक्ट हो सकते हैं उसको भी यहाँ पर लिख रखा है, तो इसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, सामान्यतः जो है लोग जो नहीं सोच सकते हैं उन्होंने उस अपनी छोटी सी उम्र में 15 वर्ष की अवस्था में जो है सोचा, और उन्होंने एक लेख प्रकाशित हुआ इनकी, जो मूर्ति पूजा की आलोचना की। क्या किया इन्होंने? मूर्ति पूजा की आलोचना किया। जो राजा राम मोहन राय जो है बहुभाषाविद थे। इन्होंने अरबी, फारसी तथा संस्कृत का अध्ययन किया और उपनिषदों का संस्कृत बांग्ला में अनुवाद भी किया, फारसी में निबंध भी लिखे, मतलब बहुत महान विद्वान थे। इन्होंने इसके अतिरिक्त जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और हिब्रू भाषाएं भी सीखी। यहाँ बात आदमी को एक भाषा सीखने में पहाड़ हो जाता है। ठीक है, तो इनका पहला ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा। वाह भाई वाह। तो फात उल मुहाविद्दीन, जो कि 1809 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा एकीश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल मंत्र बताया। इनका कहना था एक ही भगवान है। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग अपने अपने भगवान को श्रेष्ठ बताने के चक्कर में लड़ते रहते हैं, तो इसका उन्होंने बहुत विरोध किया था। और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। ठीक है, कब किया? 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा का गठन किया, और 1823 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी का स्थापना किया। कलकत्ता यूनिटेरियम जो है कमेटी की स्थापना कब किया? 1823 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन बन सकता भैया, तो इसलिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। इस प्रकार 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की है? 1828 ईस्वी में। और इन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संवैधानिक आंदोलन को अपनाया। इनके द्वारा दी प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और दी गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस ग्रंथ का संकलन किया, और इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 ईस्वी को हो गई। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है? आपको बताना। अनुच्छेद 265, 266 और अनुच्छेद 300, 368। तो ये जो तर्क दिया गया है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है ना ही वसूला जा सकता है, तो इसका जो सही विकल्प है भैया वो है ए, यानी अनुच्छेद 265 में यह बात कही गई है। करों का अधिरोपण केवल विधिक प्राधिकरण द्वारा ही संभव है। ठीक है, तो अनुच्छेद 266
जो कि किससे संबंधित है, ये राज्यों और केंद्र की निधियों से संबंधित। अगर हम बात करें अनुच्छेद 300 तो ये वाद और कार्यवाही से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये है, अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक यानी सिटी ऑफ ऑनर बनाया? तो ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन। पेरिस, रोम, लिप्सन और वियना। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर सी, लिप्सन। ठीक है, तो ये आपका सही विकल्प है मित्र। इसी तरीके से आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन भी साथ में हम रख रहे हैं। इसके अतिरिक्त बहुत जल्द हम ग्रुप में भी जो है करंट अफेयर को रेगुलर बेसिस पर शामिल करेंगे और इसके साथ साथ जो है इसको वीडियोज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो घबराइए नहीं। सबसे पहला टारगेट ये है कि 6 जो है दिसंबर से पहले तक आपका टॉपिक वाइज मैटर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो आपके पीवाईक्यू के अतिरिक्त जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके सिलेबस के हैं उनको भी हम कवर करेंगे, घबराए नहीं। ठीक है, तो जीएस के लिए आप आश्वस्त रहें और वीडियोज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर लिया करो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोग समझदार हैं, बहुत मेहनत करता हूँ भाई। तो ये देखिए जो है इसका जो सही विकल्प है वो लिस्बन है। 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया। सम्मान समारोह लिप्सन सिटी हॉल में आयोजित हुआ था, जहां मेयर द्वारा यह सम्मान प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा प्रदेश पूर्णतया नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के दायरे से बाहर नहीं है? तो ये आपको बताना, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये जो सही विकल्प है भैया इसका वो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा जो है जो निम्नलिखित राज्य हैं उनमें से त्रिपुरा जो है पूरी तरीके से नागरिकता संशोधन यानी CAA के दायरे से बाहर नहीं है। बाकी अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा मणिपुर में इनर लाइन परमिट यानी ILP या विशेष व्यवस्थाएं लागू हैं, जहां CAA 2019 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ठीक है, त्रिपुरा के कुछ अधिसूचित क्षेत्रों को छोड़कर पूर्णतः CAA के दायरों से बाहर नहीं है, इसलिए जो यहाँ पर ये सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये है भैया, अभिकथन A जो है भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है और कारण क्या है? R भारतीय संविधान के संघात्मक के साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। तो आपको बताना है दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है, दोनों सही है, R A की सही व्याख्या नहीं करता है, A सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। तो सही विकल्प आपको बताना है। देखो यहाँ पर सही विकल्प है भैया A, यानी दोनों सही हैं एवं R जो है A की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो संविधान विशेषज्ञ दुर्गा दास बसु के अनुसार भारत ना पूर्ण संघीय है ना ही पूर्णतः एकात्मक है, यह एक विचित्र प्रकार का अर्ध संघ है। ठीक है, इसलिए दोनों कथन R और A सही है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष, महान न्यायवादी, संसदीय कार्य मंत्री, राष्ट्रपति। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर D, राष्ट्रपति। संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद को आहूत करने, सत्र समाप्त या अवसान करने तथा लोकसभा भंग करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, सिंधु घाटी का उद्गम हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में, कैलाश श्रृंखला में। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है भैया? सही विकल्प है D, कैलाश श्रृंखला में। तो यहाँ पर देखो, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है तथा इसी श्रेणी में स्थित बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। क्या है? सबसे पश्चिमी नदी है। ठीक है, इसकी सहायक नदियां जो है कौन है? झेलम और चिनाव, रावी और ब्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, सिगार, कुर्रम और काबुल तथा गिरगिट है। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाव के 20% जल का उपयोग कर सकता है, इससे अधिक नहीं। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये है सूची 1 को जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं सूची 2 से जो कि अवस्थिति है में आपको मिलाना है कि मतलब कौन सी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। ये देखिए यहाँ पर सूची 1, सूची 2, तो ये इस तरीके से मिलाया गया और इसका एक कूट है 1 3 2 4 1 2 3 4 1 4 3 2 4
4312। तो आपको बताना है कौन सही सुमेलित कूट है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है भैया बी, यानी 1 2 3 4। तो ये इसलिए जो है जो सबरीगिरी परियोजना है वो केरल में है, बैतरणी परियोजना महाराष्ट्र में है, रंगा नदी परियोजना ये अरुणाचल प्रदेश में है, और पापनासम परियोजना तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से विकल्प आपका सही होता है बी। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सुनहरी क्रांति यानी गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? आपको बताना भैया ऊन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, पर्यटन विकास से, बागवानी से। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना है भैया। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भैया बागवानी से। ठीक है, तो सुनहरी क्रांति बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर में वृद्धि से संबंधित है। अगर हम बात करें हरी क्रांति जो कि किससे संबंधित है? खाद्यान्न से संबंधित है। ठीक है, अगर हम बात करें श्वेत क्रांति की तो यह दूधे से संबंधित है भैया। अगर हम बात करें पीली क्रांति तो तिलहन से संबंधित है, और ये जो है बागवानी से। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर पहला विकल्प है महात्मा गांधी साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब। ठीक है, तो ये सीआर दास साहब, बाल गंगाधर तिलक। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है सी, यहाँ पर सीआर दास। ठीक है, तो सीआर दास चूंकि बतौर संस्थापक थे और मोतीलाल नेहरू सह संस्थापक थे। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन जनवरी 1923 में इलाहाबाद में देशबंधु चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, चित्तरंजन दास साहब अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू साहब महासचिव थे, और इसका उद्देश्य क्या था? संसद या काउंसिलों में प्रवेश कर वहां विरोध और गतिरोध उत्पन्न कर ब्रिटिश कानूनों में संशोधन लाना इस जो है पार्टी के संस्थापन का मुख्य कार्य था। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो न्यू साउथ वेल्स, तस्मानिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी, तस्मानिया। क्या सही विकल्प है? तस्मानिया। ठीक है, तो तस्मानिया जो है महाद्वीप का वह भाग है जहाँ अधिक वर्षा होती है, क्योंकि यह पर्वतीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र है। तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ हिमपात भी होता है। अधिकांश भूभाग नेशनल पार्क के रूप में संरक्षित है। ठीक है, संरक्षित है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, यह उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा। तो यह है होमर, हेरोडोटस, कोलंबस, वारेनियस। सही विकल्प है भैया हेरोडोटस। क्या नाम इनका? हेरोडोटस। ठीक है, हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा, और हेरोडोटस ने नील नदी के संबंध में लिखा कि यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और लीबिया को 2 भागों में बांटती है। नदी का उद्गम लीबिया के पश्चिम में है तथा इसका डेल्टा सबसे अधिक उपजाऊ है, जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं भैया अगला क्वेश्चन। ये है निम्नलिखित में से किसे तड़ित झंझा यानी थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है? तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें विकल्प सही है। 4 विकल्प, भूटान, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो तड़ित झंझा का यानी थंडरबोल्ट का देश कहा जाता है। तो सही विकल्प इसमें आपको बताना है। सही विकल्प है भैया ए, यानी भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। यह हिमालय की तलहटी में स्थित है और यहाँ के भयंकर तूफानों के कारण यह नाम प्रचलित है। भूटान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उससे भी थंडर यानी ड्रैगन भी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, ऑक्सीजन के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही विकल्प है भैया वो है बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। देखिएगा ध्यान से, जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडलीय ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे ग्रीन हाउस का कांच भी गर्म हवा को बाहर नहीं जाने देता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जीवाश्मी ईंधनों में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत है क्या? पृथ्वी, सूर्य, समुद्र और चंद्रमा। तो सही विकल्प है भैया यहाँ पर सूर्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जीवाश्मी ईंधन सूर्य ऊर्जा से ही ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यह ऊर्जा जीवों में संचित होकर बाद में जीवाश्म ईंधन बनती है। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है? सूर्य। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो, ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। तो सही विकल्प क्या है आपको बताना। सही विकल्प है भैया ए, यानी ठोस में। ठीक है, तो ध्वनि का वेग माध्यम के गुणों पर निर्भर करता है।
ठोस में घनत्व और विकृत गुण ज़्यादा होने के कारण ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये देखो, हीरा इसलिए कठोर है क्योंकि इसे जलाया नहीं जा सकता। यह कार्बन परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, यह एक विशाल अणु है और सभी चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक प्रत्येक कार्बन परमाणुओं में सह संयोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो सही विकल्प क्या है आपको? सही विकल्प है भैया यहाँ पर डी। देखो यहाँ पर सभी चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कार्बन परमाणुओं से सह संयोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ठीक है, हीरा कार्बन का शुद्ध रूप है। हर कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बनों से मजबूत सहसंयोजी यानी बॉन्ड बनाता है। यह संरचना हीरे की चरम कठोरता का कारण है। आगे बढ़ते हैं भैया अगले क्वेश्चन की ओर। ये है, जिस श्वास को हम बाहर निकालते हैं जिसमें किस स्तर का CO2 की मात्रा होती है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर 16%, 12%, 8%, 4%। तो आपको बताना है। सही विकल्प है डी यानी 4%, 4%। ठीक है, तो वायुमंडल में वर्तमान में CO2 का अनुपात काफ़ी कम है, किंतु जो वायु हम सांस छोड़ते हैं उसमें लगभग 4% जो है CO2 मौजूद रहता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये है भैया कृंतक। ठीक है, ये है चवड़क, रदनक, अग्रचवणक। तो आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है भैया डी अग्रचवणक। क्या है? अग्रचवणक। कहीं आपको चवणक भी मिल सकता है, लेकिन अग्रचवणक प्रीमोलर जिसे बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कई बार। देखो यहाँ पर अग्रचवणक, प्रीमोलर या जिसे विजिटम टीथ आमतौर पर 17 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं और ये जो है अस्थायी दंत विन्यास के अंग हैं। कुल मिलाकर हर जबड़े के आधे हिस्से में 2 अग्रचवणक होते हैं, यानी कुल 8 अग्रचवणक होते हैं। ठीक है, कृंदक की अगर हम बात करें इंसिजर का, तो ये दांत दूध के दांत या अस्थायी दंत विन्यास दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रदनक की, तो ये दांत रदनक जो है ये दांत भी दूध के दांतों और अस्थायी दंत विन्यास दोनों में पाए जाते हैं। चवड़क जो है ये दांत भी दूध के दांतों और अस्थायी दंत विन्यास दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सही विकल्प अग्रचवणक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट कार्य करता है कैसे? केवल सर्किट स्विचिंग पर, केवल पैकेट स्विचिंग पर, या दोनों सर्किट तथा पैकेट स्विचिंग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया यहाँ पर बी यानी केवल पैकेट स्विचिंग पर। ठीक है, तो इंटरनेट में डेटा पैकेट्स में विभाजित होकर भेजे जाते हैं। प्रत्येक पैकेट के पास अपना रूट और गंतव्य यानी IP एड्रेस होता है। तो सर्किट स्विचिंग पारंपरिक टेलीफोन कॉल हेतु उपयोग होता है। ठीक है, तो ये केवल पैकेट स्विचिंग पर सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भैया, भारत में व्यावसायिक फसलों के लिए मूल समर्थित अभियान के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी FCI है, नाबार्ड है, NAFED है कि TRIFED है? आपको बताना है सही विकल्प क्या है। सही विकल्प है NAFED। क्या है? NAFED यानी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ठीक है, तो व्यावसायिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन यानी प्राइस सपोर्ट अभियान लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसियां घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। कृषि उत्पाद जो है विकास एवं माल गोदान निगम जो है अधिनियम पास हुआ कब? 1956, 1966, 1976, 1986। आपको बताना है सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प भैया ए है, इसका 1956 है। ठीक है, तो इसका ये जो है ये अधिनियम जो है विकास एवं माल गोदाम निगम जो अधिनियम जो है 1956 को पास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक रबी फसल है? आपको बताना है कपास, मक्का, प्रतिषेध और सरसों में से। तो सही विकल्प आपका क्या है? सही विकल्प है डी भैया, रबी की फसल सरसों होती है। ध्यान से समझे, सरसों जो है रबी फसल है। रबी फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों जो सर्दियों में बोई जाती हैं। ठीक है, और खरीफ के फसल जैसे मक्का, धान, गन्ना, कपास जो वही धान वाले सीजन में बोई जाती है उनको क्या बोला जाता है? खरीफ की फसल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि अंतिम क्वेश्चन है भैया। यूपी की प्रमुखतम तिलहन फसल है सूरजमुखी, कुसुम, राई तथा सरसों, अलसी। तो सही विकल्प क्या है? सही विकल्प है भैया सी राई तथा सरसों। ये आपका प्रमुख तिलहनी फसल है। उत्तर प्रदेश में राई व सरसों प्रमुख तिलहनी फसल है। तिलहन से वनस्पति तेल उत्पाद होता है। उदाहरण के लिए जैसे तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी। ठीक है,
तो इस तरीके से आपके 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर कोई आपके सवाल हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जितने क्वेश्चन सही हो आप उसको भी लिखें। इसके साथ साथ जो है अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किए हो, पीडीएफ ग्रुप ना ज्वाइन किए हो, तो ये सब कर लीजिएगा और संडे टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट किया करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ